नाउ लेट अस सी इशू ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज बाय स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो यहाँ दो चैप्टर्स अपन देखेंगे और ये बहुत सिंपल है, ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। तो स्मॉल एंटरप्राइज यानी कौन, जिसका कैपिटल 10 करोड़ से कम होता है, उनको हम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज कहेंगे। तो उनके लिए यहां पर क्या है कि एक स्पेशल एक्सचेंज है, एसएमई एक्सचेंज करके उनको कहते हैं, तो वहां पर उनका लिस्टिंग हो सकता है। तो उसके लिए चैप्टर अपन अभी देखते हैं। और कुछ लोग हैं जो 10 करोड़ से लेके 25 करोड़ के बीच में है, कैपिटल इज अबव 10 करोड़ लेकिन लेस देन 25 करोड़, तो उनको ऑप्शन रहता है कि या तो वो मेन बोर्ड यानी मेन जो स्टॉक एक्सचेंज है बीएसई एनएसई उस पर लिस्ट करा सकते हैं, या फिर वो भी एसएमई एक्सचेंज पे लिस्टिंग करवा सकते हैं। तो उनको ऑप्शन रहता है, दोनों में करा सकते हैं। और जो 10 करोड़ से कम है उनको यहीं आना पड़ेगा। तो उसके क्या स्पेशल फीचर्स है, लेट्स सी। तो सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी दिया है 106M के अंदर। यहां पे दिया है कि हु इज अ स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज। तो देखो उसके अंदर दिया है एन इशूअर हुज पोस्ट इशू फेस वैल्यू कैपिटल, पोस्ट इशू एन इशू के बाद का फेस वैल्यू कैपिटल जो है डज नॉट एक्सीड 10 करोड़ रुपीज shall issue its specified securities in accordance with provisions of this chapter. पोस्ट इशू फेस वैल्यू कैपिटल जिसका 10 करोड़ से कम होने वाला है या इक्वल भी होगा तो वो इसमें आएंगे, दे विल बी क्वालिफाइड एज अ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। नंबर 2, issuer whose post issue face value capital is more than 10 crore rupees and up to 25 crore rupees may also issue specified securities in accordance with provisions of this chapter. तो 10 करोड़ के नीचे जो है वो तो इसी के अंदर रहेंगे, इसी एक्सचेंज में रहेंगे, और जो 10 से 25 के बीच में है उनके लिए क्या बोला है, मे, यानी उनके पास चॉइस है, वो मेन बोर्ड पे भी आ सकते हैं या एसएमई बोर्ड पे भी आ सकते हैं। और जो 25 के ऊपर है उनका क्या, वो मेन बोर्ड में जाएंगे, वो इसमें नहीं आएंगे, दे आर नॉट कंसिडर्ड स्मॉल एंड मीडियम enterprises. Then provisions of these regulations in respect of matters not specifically dealt or excluded from this chapter shall mutatis mutandis apply to any issue of specified securities under this chapter. तो ये जो चैप्टर है अलग से है, but this is not totally overriding all the other chapters that we have seen. तो जो चीजें ये चैप्टर में अलग से दी हुई है वो तो अपने को यहां से अप्लाई करना है, और उसके अलावा जो नॉर्मल हमने देखे अभी तक इतने सारे चैप्टर्स वो भी अप्लाई होंगे इसके अलावा। तो जो यहां अलग से दिया है वो यहां से अप्लाई होगा, अदरवाइज द नॉर्मल प्रोविजंस विल अप्लाई। एंड प्रोवाइडेड दैट प्रोविजंस ऑफ सब रेगुलेशन 1, 2 and 3 of regulation 6, then regulation 8, then regulation 9, 10, 25, 26, 27 and 49(1) of these regulations shall not apply. SME को ये सारे regulations applicable नहीं रहेंगे, totally applicable नहीं रहेंगे। तो एक बात देख लेना आप क्या क्या इसके अंदर, तो ये SME को applicable नहीं रहेंगे, ठीक है। फिर कुछ definitions है। मेन बोर्ड यानी कि नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई एनएसई वगैरह जो नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज है उसको मेन बोर्ड कहते हैं, जिसमें एसएमई नहीं आएगा उसको मेन बोर्ड कहते हैं। देन नॉमिनेटेड इन्वेस्टर, ये एक पॉइंट अपने को आगे यूज करना है, तो उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। मीन्स अ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर और अ प्राइवेट इक्विटी फंड, पीई जो होते हैं प्राइवेट इक्विटी फंड जो वेंचर कैपिटल की तरह होते हैं, who enters into an agreement with the merchant banker to subscribe to the issue in case of under subscription or to receive or deliver the specified securities in the market making process. दो चीज है, मार्केट मेकिंग ये भी बताऊंगा आगे क्या होता है, व्हाट इज मार्केट मेकिंग विल सी, या फिर अंडर सब्सक्रिप्शन जो पहला पॉइंट। तो इसमें बहुत छोटा एक कंपनी है ये, तो जब इशू निकालता है तो हो सकता है कि अंडर सब्सक्राइब रह जाए, तो फिर ये जो पर्सन होता है उसको नॉमिनेटेड इन्वेस्टर कहते हैं। वो QIB होता है, कोई भी QIB को अपन अपॉइंट कर देंगे, वो कहता है कि मैं खरीद लूंगा जस्ट लाइक एन अंडर राइटर, सो ही सेज दैट आई विल परचेज इफ देयर इज अंडर सब्सक्रिप्शन, तो उसको नॉमिनेटेड इन्वेस्टर कहते हैं, यानी भरोसेमंद इन्वेस्टर, कोई नहीं लेगा तो ये तो ले ही लेगा,
और उसका काम मार्केट मेकिंग का भी होता है, ये दूसरा काम है मार्केट मेकिंग। तो ये अपन बाद में स्टडी करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट मेकिंग। बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, मैं आपको बताऊंगा। फिर एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि प्राइवेट इक्विटी फंड मीन्स अ फंड रजिस्टर्ड विद द रेगुलेटरी अथॉरिटी और अ फंड एस्टैब्लिश्ड बाय अ पर्सन रजिस्टर्ड विद एनी रेगुलेटरी अथॉरिटी। वो तो ठीक है, कोई काम का नहीं है डेफिनेशन। फिर एसएमई एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? मीन्स अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज हैविंग नेशनवाइड ट्रेडिंग टर्मिनल्स permitted by the board to list the specified security issued in accordance with this chapter and includes a stock exchange granted recognition for this purpose but does not include the main board. इसमें क्या है कि दो टाइप के एक्सचेंज बनेंगे। एक तो जो BSE NSE ऑलरेडी है, वो एक सेपरेट प्लेटफॉर्म शुरू करेंगे फॉर दीज शेयर्स ओनली, जहां पर सिर्फ ये वाले शेयर्स लिस्टेड होंगे स्मॉल एंड मीडियम कंपनी के, तो वो भी इसमें आएंगे एसएमई एक्सचेंज में। और आप एक नया एक्सचेंज ही बना सकते हैं, यू कैन स्टार्ट अ न्यू एक्सचेंज फॉर ओनली दीज सिक्योरिटीज, तो वो दोनों इसके अंदर आएंगे, उनको कहेंगे एसएमई एक्सचेंज। लेकिन इसमें मेन बोर्ड नहीं आएगा, तो बीएसई का जो मेन बोर्ड है जहां पे बड़े बड़े कंपनीज के शेयर्स लिस्टेड है, वो इसके अंदर नहीं आएगा। एसएमई एक्सचेंज विल बी अ डिफरेंट ऑल टुगेदर एक्सचेंज। देन फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट एंड ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट। तो क्या लिखता है? द इशूअर मेकिंग अ पब्लिक इशू और अ राइट्स इशू ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज अंडर दिस चैप्टर शैल नॉट फाइल, अंडरलाइन करो, नॉट फाइल द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट विद द बोर्ड। तो नॉर्मल कंपनीज के लिए हमने क्या देखा है कि 30 दिन पहले उनको ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस फाइल करना पड़ता है, इनको नहीं करना है, एसएमईज को नहीं करना है। प्रोवाइडेड दैट द इशूअर शैल फाइल अ कॉपी ऑफ द ऑफर डॉक्यूमेंट, यानी कि फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट विद द बोर्ड थ्रू अ मर्चेंट बैंकर साइमल्टेनियसली विद द फाइलिंग ऑफ द प्रोस्पेक्टस विद एसएमई एक्सचेंज एंड द रजिस्ट्रार, और द लेटर ऑफ ऑफर विद द एसएमई एक्सचेंज। लेटर ऑफ ऑफर किस केस में आता है? राइट्स इशू में। तो राइट्स इशू में आरओसी के पास नहीं जाता ना, उसमें सिर्फ एक्सचेंज के पास जाता है। और प्रोस्पेक्टस है पब्लिक इशू का, तो वो 3 जगह फाइल करना है, आरओसी के पास, ये एसएमई एक्सचेंज के पास और बोर्ड के पास, यानी सेबी के पास, तीनों जगह फाइल होगा साइमल्टेनियसली। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द बोर्ड शैल नॉट इशू एनी ऑब्जर्वेशन ऑन द ऑफर डॉक्यूमेंट। तो यहां बोर्ड को ऑब्जर्वेशन देने का कोई पावर नहीं है, ठीक है। देन मर्चेंट बैंकर शैल सबमिट अ ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट along with additional confirmations as provided along with the offer document to the board. एक ड्यू डिलिजेंस बनाकर वो देंगे कि सारे कंडीशन सेटिस्फाइड है। Then offer document shall be displayed from the date of filing in terms of sub-regulation 1 on the websites of the board, the issuer, the merchant banker and the SME exchange. सबके वेबसाइट पे डिस्प्ले होगा, ठीक है भाई। फिर अंडरराइटिंग कैसे होगा? देखो, द इशू मेड अंडर दिस चैप्टर शैल बी 100% अंडर रिटन, अंडरलाइन करो, 100% अंडर राइटिंग होना चाहिए। द अंडरराइटिंग अंडर दिस रेगुलेशन शैल बी फॉर द एंटायर 100% एंड नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू मिनिमम सब्सक्रिप्शन लेवल। मिनिमम सब्सक्रिप्शन जैसे 90% होता है, तो यहां ऐसा नहीं कि सिर्फ 90% आपने अंडरराइट करवाया है, नो, you have to underwrite full 100%. Then merchant bankers shall undertake at least 15% of the issue size on his own account. तो टोटल 100% है, तो उसमें बाकी अंडरराइटर्स तो रहेंगे, लेकिन जो मर्चेंट बैंकर है जिसको हमने अपॉइंट किया है फॉर मैनेजिंग द इशू, उसने कम से कम 15% अंडरराइटिंग करने का है, बाकी 85% बाकी लोग कर सकते हैं। Then issuer in consultation with the merchant banker may appoint underwriters in accordance with the SEBI regulations, and the banker may enter into agreement with the nominated investor. ये जो अभी हमने देखा nominated investor QIB, उसके साथ भी एक एग्रीमेंट बनाएंगे जो कि सब्सक्राइब करेगा कि अगर लोग नहीं लेंगे तो मैं लूंगा, ऐसा कह रहा था ना वो, तो वो भी एक अपॉइंट होगा nominated investor, indicating therein the number of specified securities which they agree to subscribe at the issue price in case of under subscription.
तो फिर अंडर सब्सक्रिप्शन आएगा तो क्या होगा कि सबसे पहले अपन नॉमिनेटेड इन्वेस्टर के पास जाएंगे, वो ले लेगा, QIB जो है वो लेगा शेयर्स। अगर वो भी नहीं लेता तो फिर अंडर राइटर्स के पास जाएंगे। और आगे लिखा है कि अगर अंडर राइटर भी फेल हो जाते हैं टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन, बहुत ही अंडर सब्सक्रिप्शन आया, तो नॉमिनेटेड इन्वेस्टर ने भी कहा कि मैं इतने ज्यादा तो नहीं ले सकता, थोड़े से उसने ले लिए, बाकी फिर अंडर राइटर्स के पास गए, उन्होंने कुछ थोड़े बहुत ले लिए, मगर फिर भी शॉर्टफॉल आ गया, तो फिर जो मर्चेंट बैंकर है वो उसको फुलफिल करेगा। देयर आर लेयर्स ऑफ अंडरराइटिंग। तो वहां लिखा है देखो, द मर्चेंट बैंकर शैल फुलफिल द अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन। Then the underwriters other than the merchant banker and the nominated investor, ये दो को छोड़ के जो बाकी underwriters other than these two who have entered into the agreement for subscribing to the issue in case of under subscription shall not subscribe to the issue made under this chapter in any manner except for fulfilling their obligation of underwriting। यानी वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वो बाकी एप्लीकेशन नहीं कर सकते शेयर्स परचेज करने के लिए, वो सिर्फ अगर अंडर सब्सक्रिप्शन आए तो ही वो परचेज करेंगे, नॉट अदरवाइज। यानी दे विल नॉट, व्हाट आई कैन से, सब्सक्राइब टू द शेयर्स अंडर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। Then all the underwriting and subscription arrangements made by the merchant banker shall be disclosed in the offer document। ठीक है, डिस्क्लोजर की जरूरत है। And the merchant banker shall file an undertaking to the board that the issue has been 100% underwritten along with the list of underwriters and nominated investors indicating the extent of underwriting or subscription commitment made by them one day before the opening of the issue। एक दिन पहले कम से कम ये डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाना चाहिए बोर्ड के पास, कितने अंडरराइटर्स है, कितना कितना उन्होंने अंडरराइट किया है शेयर्स, पूरा लिस्ट बना के सबमिट करने का। फिर आता है मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू। द इशूअर शैल स्टिपुलेट इन द ऑफर डॉक्यूमेंट द मिनिमम एप्लीकेशन साइज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सिक्योरिटीज विच शैल नॉट बी लेस देन ₹1 लाख पर एप्लीकेशन। यानी एक एप्लीकेंट मिनिमम 1 लाख के तो शेयर्स लेना ही चाहिए, फिर उसके मल्टीपल्स में आप ले सकते हो, या अपन कुछ भी फिक्स कर सकते। वी कैन फिक्स मिनिमम एज 1.5 लाख, वी कैन फिक्स मिनिमम एज 2 लाख, लेकिन 1 लाख से कम नहीं कर सकते। देन मिनिमम नंबर ऑफ अलॉटीज हैज टू बी 50, कम से कम 50 अलॉटीज होने चाहिए, अगर उससे कम है तो अपन अलॉटमेंट नहीं कर सकते। तो वहां लिखा है नो अलॉटमेंट शैल बी मेड इफ द नंबर ऑफ अलॉटीज इज लेस देन 50। उसका मतलब कि 50 या उससे ज्यादा अलॉटीज होने चाहिए। तो अगर एप्लीकेशन सिर्फ 10 लोगों से आए, हालांकि फुल्ली सब्सक्राइब्ड है, 10 लोगों ने मिलकर पूरे शेयर्स खरीद लिए, लेकिन फिर भी हम अलॉटमेंट नहीं कर सकते। तो वैल्यू कस्टमर्स के साथ साथ भीड़ भी जमा करनी है। कितनी भीड़ होनी चाहिए? 50 लोगों की। देन लिस्टिंग, नेक्स्ट पॉइंट, तो वो तो लिस्टिंग हो जाएगा। शैल बी लिस्टेड ऑन SME एक्सचेंज, ये जो सेपरेट एक्सचेंज है इनका, उस पर लिस्टिंग होगा। And where any listed issuer issues securities in accordance with provisions of this chapter, it shall migrate the specified securities already listed on a recognized stock exchange to the SME exchange। अगर हम ये प्रोसीजर फॉलो करके अगर इशू निकालते हैं और अपनी कंपनी के शेयर्स अगर पहले नॉर्मल एक्सचेंज पे लिस्टेड, तो उसको माइग्रेट करना पड़ेगा। शैल बी माइग्रेटेड टू SME एक्सचेंज। मान लो कि अपना पहले का एक ऑफर था 2 करोड़ का, और अभी हमें 7 करोड़ का ऑफर ला रहे हैं, तो पोस्ट इशू तो 9 ही रहेगा ना, 2 + 7 = 9, लेस देन 10। तो वो 2 करोड़ का इशू अगर पहले नॉर्मल एक्सचेंज में लिस्टेड है तो उसको यहां माइग्रेट करना पड़ेगा, और फिर ये 7 अभी लिस्ट हो जाएंगे। यानी अपना टोटल 9 करोड़ कहां पे इन्वेस्टेड, कहां पे लिस्टेड रहेगा? SME एक्सचेंज के अंदर। फिर माइग्रेशन भी लिखा है एक पॉइंट, ये किनके लिए? अच्छा, ऊपर में लिखा था शैल माइग्रेट, ये किसके लिए? जो 10 करोड़ से नीचे वाले। अब जिनका 10 से 25 के बीच में है उनको कंपलसरी माइग्रेशन नहीं है, उनको बोला है कि वो चाहे तो इधर माइग्रेट कर सकते हैं, चाहे तो कर सकते हैं और चाहे तो वापस भी जा सकते हैं। तो दे आर इन बिटवीन, वो दोनों बोट में स्टेप रखे हुए हैं, एक कदम या एक कदम, या कभी यहां कभी वहां वो शिफ्ट हो सकते हैं। तो वो उसमें लिखा है देखो,
A listed issuer whose post-issue capital is less than 25 crores may migrate its specified securities to SME exchange if its shareholders approve such migration by passing a special resolution through postal ballot to this effect. And if such issuer fulfills the eligibility criteria for listing under SME exchange, तो अगर यहाँ के कंडीशन सेटिस्फाई किया है उन्होंने तो वो माइग्रेट कर सकते हैं, में लिखा है, ठीक है. Provided that special resolution shall be acted upon only if the votes cast by shareholder other than promoters in favor of the proposal amount to at least 2 times the votes by shareholder other than promoters against the resolution. यानी ठीक है, प्रमोटर तो फेवर में डाल देंगे मान लो, लेकिन जो नॉन प्रमोटर लोग हैं, प्रमोटर जो नहीं है यानी अदर क्लास प्रमोटर्स को छोड़ के बाकी जो लोग हैं, उनमें 2:1 का वोटिंग चाहिए. यानी एक वोट अगर अगेंस्ट में है तो 2 वोट्स फेवर में चाहिए. ठीक है, तो स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो तो 75% मेजोरिटी वाला होता है. 75% मेजोरिटी मीन स्पेशल रेजोल्यूशन, तो वो तो प्रमोटर सब मिला के पास करेंगे. ठीक है, वो तो सब मिला के. लेकिन प्रमोटर को हटा के जो बाकी लोग हैं उसमें अगर एक वोट अगेंस्ट है तो कम से कम 2 वोट फेवर में आने चाहिए. ये एक एडिशनल कंडीशन है. तो दोनों एक साथ फुलफिल होनी चाहिए. स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास होना चाहिए, साथ साथ में ये भी फुलफिल होना चाहिए. तो फिर माइग्रेशन अलाउड. फिर उल्टा है, देखो, माइग्रेशन टू मेन बोर्ड. तो ये वही लोग जिनका 10 से लेके 25 के बीच में है और वो एसएमई में लिस्टेड है. फिर यहां उनको बोर हो गया, अरे यार ये तो बहुत छोटा एक्सचेंज है, मजा नहीं आ रहा, चलो बड़े एक्सचेंज पे चलते हैं, तो वापस जा सकते हैं. माइग्रेट बैक, तुम्हारी लिखा है मे माइग्रेट इट्स स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज टू मेन बोर्ड if its shareholders approve such migration by passing a special resolution through postal ballot to this effect, and provided that special resolution shall be acted upon only if the votes cast by shareholders other than promoters in favor is 2 times the votes cast against by such shareholders other than promoters. Same condition. तो इसको migrate back कहते हैं. और सबसेक्शन 2 में लिखा है, आई मीन टू से सब रेगुलेशन 2 में, कि अगर अपना कैपिटल 25 करोड़ से ऊपर जाए, ऐसा कभी हो कि 25 करोड़ से ऊपर चले गया, मान लो कि हमने राइट्स इशू लाए, बोनस इशू लाए, कुछ भी, और अपना कैपिटल अगर 25 करोड़ के ऊपर जाता है फेस वैल्यू, तो फिर हमें कंपल्सरीली माइग्रेट होना ही पड़ेगा. देन वी आर नॉट स्मॉल और मीडियम, तो अपन यहां रह नहीं सकते, अपन बड़े हो गए, अपने को माइग्रेट होना ही पड़ेगा. तो ये कंपल्सरी पॉइंट है नंबर 2. उसमें क्या लिखा, देखो, वेयर द पोस्ट इशू फेस वैल्यू कैपिटल ऑफ अ लिस्टेड इशूअर ऑन एसएमई एक्सचेंज इज लाइकली टू इंक्रीज बियॉन्ड 25 करोड़ बाय वर्च्यू ऑफ एनी फर्दर इशू ऑफ कैपिटल बाय इशूअर बाय वे ऑफ राइट इशू, प्रेफरेंशियल इशू, बोनस इशू वगैरह वगैरह, कोई भी एक इशू आने वाला है, बोनस, प्रेफरेंशियल, जिससे अपना 25 के ऊपर जाएगा, तो फिर क्या करना पड़ेगा, देखो, द इशूअर shall migrate to the main board. SME से अपन कहां चले जाएंगे, मेन बोर्ड में, and seek listing from the main board subject to fulfillment of conditions of the main board. उनके कंडीशन फुलफिल करके आप चले जाओ. Provided that no further issue of capital by the issuer shall be made unless the shareholders of the issuer have approved the migration. अगर ये माइग्रेशन अप्रूव नहीं करते कंपलसरी वाले केस में, तो फिर फर्दर इशू कर ही नहीं सकते. तो पहले माइग्रेशन को अप्रूव करो, फिर ही आप फर्दर इशू कर सकते हो. क्योंकि अगर 25 के ऊपर चले गया और आप माइग्रेट भी नहीं हुए तो बीच में फंस जाओगे ना. तो इसलिए पहले माइग्रेशन का अप्रूवल होता है, फिर ये जो फर्दर इशू है जिसकी वजह से 25 के ऊपर जाने वाला है वो बाद में होगा. ठीक है, पहले माइग्रेशन, फिर ओवर 25. तो ऐसा है. तो वही है, रेजोल्यूशन पास करके, और वो 2 टाइम्स वाला पॉइंट, एंड ऑब्टेन्ड इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ द मेन बोर्ड. मेन बोर्ड का इन प्रिंसिपल अप्रूवल पहले अपने को मिल जाना चाहिए कि वो हमें अलाउ कर रहे हैं उधर. यानी कैसा है कि ये घर छोड़ के दूसरे घर में जाना है, तो कब जाते हैं आप, घर पैक करके निकल जाते क्या, सामान लेकर के, अभी दूसरे घर का इंतजाम नहीं और यहां से निकल लिया, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है ना.
तो ये घर में छोड़ेंगे कब? जब नए घर का इंतजाम हो जाएगा, तो वहां से अपना रेंटल एग्रीमेंट बन गया, परचेज एग्रीमेंट हो गया, सब रेडी है, तो अपन यहां से वहां जाएंगे ना। तो वैसे ही है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल वहां से मिलेगा तो यहां से छोड़ के वहां जाएंगे। फिर आता है मार्केट मेकिंग। तो देखो ये कॉन्सेप्ट क्या है, समझाता हूं। व्हाट इज मार्केट मेकिंग? मार्केट मेकिंग ऐसी चीज है कि इसका लॉजिक पहले समझ लो, फिर अपन देखते हैं। वहां बहुत छोटी कंपनी है, देखो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का मतलब ये बहुत छोटी कंपनी, तो उसका कैपिटल भी बहुत कम है। मान लो कि 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 10 करोड़ से कम है। और एक मीडियम वाली है 10 to 25 वाली, तो भी उसको कमिच मानते हैं। 10-15 करोड़ हुआ तो भी ठीक है, मीडियम है लेकिन कमिच। अब इसमें क्या होता है कि ठीक है हमारे शेयर लिस्ट तो हो गए, लेकिन एक एग्जांपल है, देखिए 200-300 हमारे शेयर होल्डर्स है, 5-6 करोड़ का अपना कैपिटल, लिस्ट हो गया। अब एक बायर आया आज एक्सचेंज में, एक बायर कहीं बाहर से आया, वो कहता है कि मेरे को फलानी कंपनी के शेयर्स चाहिए, फारूका क्लासेस के शेयर्स चाहिए। सॉरी, फारूका क्लासेस तो बिग कंपनी है, लेकिन जस्ट एग्जांपल। तो वो आया, कहते मेरे को शेयर्स चाहिए फारूका क्लासेस के, बड़ा नाम सुना है मैंने, शेयर्स चाहिए। तो मार्केट में आके देखेंगे तो आज कोई बेचने वाला ही नहीं है। जो 200-300 हमारे शेयर होल्डर है वो सब शेयर्स को मस्त लेके बैठे हुए घर में, किसी को बेचना नहीं है, कोई बेचने को तैयारी नहीं है। तो बेचारा बाहर आएगा, ढूंढेगा, अरे यार कोई नहीं है क्या, चलो जाता हूं, चले जाएंगे। फिर एक आध दिन एक सेलर आएगा, ये 200-300 में से किसी को शेयर्स बेचने की इच्छा हुई, कुछ पैसे की जरूरत पड़ी, तो वो आया बेचने के लिए, मेरे को शेयर्स बेचना है, कोई है क्या, बायर है क्या? तो बायर ही नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो इतने कम शेयर्स है कि कभी बायर आया तो सेलर नहीं मिलेगा, सेलर आया तो बायर नहीं मिलेगा। अगर ऐसा नहीं मिलेगा तो मार्केट नहीं बनेगा ना, देयर विल बी नो मार्केट। तो इसलिए अपन क्या करते हैं कि वहां एक मार्केट मेकर को अपॉइंट करते हैं। तो ये मार्केट मेकर का काम क्या है कि वो अपने पास एक थोड़ा सा स्टॉक मेंटेन करके रखेगा शेयर्स का, और अगर बायर आया और कोई सेलर नहीं था तो ये अपने स्टॉक में से उसको शेयर्स बेच देंगे, कोई खाली हाथ ना जाए। अच्छी बात नहीं है, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। यानी एक मार्केट ऐसा है कि जो जहां बिल्कुल प्लेन मैदान है, वेजिटेबल मार्केट्स नहीं भरते हैं, प्लेन मैदान होता है। तो एक दिन होता है कि ये दिन में सेलर्स आएंगे, बायर्स भी आएंगे, लोग खरीदी करके जाएंगे। ये गांव वगैरह में होता है ना वेजिटेबल मार्केट, हफ्ते में एक दिन भरता है, बाकी वो प्लेन मैदान होता है। तो वो दिन शनिवार को अगर है तो शनिवार को सब लाके तंबू वंबू ठोकेंगे अपने सेलर्स, फिर सामान रखेंगे और मार्केट बनेगा। लेकिन अगर ट्यूसडे कोई आ गया बायर, उसके घर में सब्जी खत्म हो गई, ट्यूसडे आया, तो देखो साला खाली मैदान है, भूखा रहूंगा क्या मैं? तो फिर क्या होता है कि उस मार्केट में एक आध दो परमानेंट सेलर्स भी दुकान लगा के बैठते हैं, पक्के दुकान कि जो हफ्ते भर चलेंगे। तो एक आध दो दुकान रहते हैं ना, बाकी सब लोग शनिवार को आएंगे बेचने को, और एक आध दुकान है जो कंटिन्यूअसली डेली बेसिस पे बेचता है, थोड़ा स्टॉक रख के। तो ये वो मार्केट मेकर है, इसको मार्केट मेकर कहते हैं। तो ये परमानेंटली बैठा रहेगा, अच्छा तुम आए क्या, खरीदना है क्या, चलो ठीक है, लो चलो शेयर्स लो। कोई भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और कोई बेचने को आया तो मार्केट मेकर देखेगा, अच्छा बेचने के लिए आए क्या आप, बैठो देखते पहले कोई बायर आता है क्या। कोई बायर नहीं आया तो ये कहेगा अच्छा काम करो मेरे को बेच दो, यू सेल इट टू मी, आई लेटर ऑन सेल इट। तो ये खरीद लेगा। तो इससे क्या होता है कि मार्केट मेकिंग होता है, यानी मार्केट बन जाता है। तो ये जो गैप है उसको फिल करता है। बायर आया सेलर नहीं है तो ही विल फिल इन द रोल्स ऑफ अ सेलर, और सेलर आया और बायर नहीं है तो ये बायर का रोल प्ले करके उससे खरीद लेगा। तो इस तरह से ये मार्केट मेकिंग चलता है। ये कुछ समय के लिए एग्रीमेंट होता है, ऐसा परमानेंट नहीं हो सकता, मे बी फॉर 1 year विल मेक एन एग्रीमेंट। तो देखो अब इसको, इसके टेक्निकलिटीज क्या क्या है वो अपन देखते हैं। लॉजिक तो आपके पल्ले पड़ गया, समझ में आ गया। नाउ लेट्स सी द टेक्निकल गाइडलाइंस। तो उसमें लिखा है द मर्चेंट बैंकर शैल इंश्योर कंपल्सरी मार्केट मेकिंग थ्रू अ स्टॉक ब्रोकर ऑफ एसएमई। तो एसएमई के एक आध स्टॉक ब्रोकर के साथ हम ये एग्रीमेंट करेंगे, उसको बना देंगे मार्केट मेकर। इन द मैनर स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड फॉर द मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years। तो यहाँ 3 साल बोला है, देखो 3 साल मिनिमम है, 3 साल मिनिमम ये करना पड़ेगा एसएमईज के लिए। वैसे नॉर्मल पब्लिक कंपनी के लिए भी होता है मार्केट मेकिंग, वहां 1 साल होता है, लेकिन एसएमईज के लिए 3 साल फ्रॉम द डेट ऑफ लिस्टिंग ऑफ द सिक्योरिटीज।
और फ्रॉम द डेट ऑफ माइग्रेशन, अगर माइग्रेशन का केस है तो माइग्रेशन के बाद 3 साल तक मार्केट मेकिंग करना पड़ेगा. Then the merchant banker may enter into agreement with the nominated investors for receiving or delivering the specified securities in the market making subject to prior approval of SME exchange where the securities are proposed to be listed. वो तो ठीक है. Then the issuer shall disclose the details of arrangement in the offer document. Offer document में लिखेंगे कि कितना arrangement किया है और कैसे किया है, क्या terms पे किया है. Then the specified securities being bought or sold in the process of market making may be transferred to or from the nominated investor. देखो इसके बाद जो वो स्टॉक है ना, एक स्टॉक मिनिमम तो पहले लेके बैठेंगे ना, अब दुकान लगाओगे तो एक मिनिमम स्टॉक तो लेके बैठोगे ना, फिर बाइंग सेलिंग चलते रहते, लेकिन एक पहले जो स्टॉक आपके पास रहेगा वो कहां से आएगा, इसके पास ब्रोकर के पास कहां से आएगा, तो वो जो ये था ना QIB, कौन सा QIB, जो नॉमिनेटेड इन्वेस्टर था उसके पास से ये शेयर्स इसको देंगे अपन, उसके पास से शेयर्स लेकर इसको देते हैं, किसको, ब्रोकर को, जो मार्केट मेकर होता है. तो नॉमिनेटेड इन्वेस्टर के साथ इसीलिए तो पॉइंट नंबर 2 में एग्रीमेंट बनाया था ना, किसने, मर्चेंट बैंकर ने. तो मर्चेंट बैंकर ये सब काम करता है. तो एक तरफ वो ब्रोकर को पकड़ के लाता है कि देखो तुम मार्केट में करो, एग्रीमेंट चलो बनाओ, अच्छा तुमको शेयर चाहिए कि मिनिमम, रुको तुम लाओ इधर, कौन, ये नॉमिनेटेड इन्वेस्टर, उसको बुलाएंगे, अरे चल लाओ शेयर्स दो, थोड़े से लाओ शेयर्स दो, चलिए लो तुम शेयर्स लो, मार्केट मेकिंग करो अभी. तो इससे शेयर्स लेकर इसको दिए जाते हैं. नॉमिनेटेड इन्वेस्टर जो QIB है उससे शेयर्स लेके इसको देते हैं. प्रोवाइडेड दैट द इन्वेंटरी ऑफ द मार्केट मेकर एज ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ द सिक्योरिटी शैल बी एटलीस्ट 5% ऑफ द सिक्योरिटीज प्रपोज्ड टू बी लिस्टेड. तो 5% इसको देने का है मिनिमम, यानी अपने टोटल शेयर्स लिस्ट होंगे अगर 5 करोड़ के, तो 5 करोड़ के 5% इसको देंगे स्टॉक मार्केट मेकिंग के लिए. देन मार्केट मेकर शैल बाय द एंटायर शेयर होल्डिंग. अब देखो ऐसे किस्सा शुरू होता है. तो मैंने कहा ना कि अगर कोई सेलर आया तो पहले सेलर देखते हैं, सेलर आया उसको बेचना है शेयर्स, और कोई बायर आज की तारीख में नहीं है, पब्लिक में से कोई बायर आए नहीं आज, तो सेटलमेंट नहीं होगा. तो ये जो है ये बीच में कूदेगा, कहेंगे लाओ मैं परचेस कर लेता हूं. तो कितने उसको परचेस करना है, देखो आप, तो वहां लिखा है शैल बाय द एंटायर शेयर होल्डिंग ऑफ अ शेयर होल्डर ऑफ इशूअर इन वन लॉट वेयर द वैल्यू ऑफ सच शेयर होल्डिंग इज लेस देन, इसको अंडरलाइन करो, इज लेस देन द मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज अलाउड फॉर ट्रेडिंग ऑन द SME एक्सचेंज. यानी अगर कॉन्ट्रैक्ट साइज, जिसको हम लॉट साइज भी कहते हैं, वो अगर अपन ने रखा है मान लो कि 50 शेयर, मान के चले 50 शेयर का लॉट है, यानी अगर परचेसिंग होगा तो 50 में होगा, सेल होगा तो 50 में होगा, परचेस सेल 50-50 के लॉट में होगा. अब एक शेयर होल्डर आया, उसके पास ऑड लॉट सिक्योरिटीज है, इसको कहते हैं ऑड लॉट. ऑड लॉट यानी उसके पास 50 के मल्टीपल में नहीं है, उससे कम है. तो अलॉटमेंट में उसको मान लो कि 25 शेयर ही मिले थे, तो बेचारा 25 शेयर लेके आया बेचने को, और मेरे को 25 शेयर को खरीद लो यार, मेरे को 25 शेयर खरीद लो. तो ये जो मार्केट मेकर है ये उससे पूरे 25 खरीदेंगे, फुल उसको खरीदने का है. क्योंकि वो लॉट साइज से कम है तो पूरा खरीदना है, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट. एंड प्रोवाइडेड दैट द मार्केट मेकर शैल नॉट सेल इट्स लॉट्स लेस देन द मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज. अगर कोई बायर आया, खरीदने के लिए कोई बायर आए, तो फिर ये कहेगा 20 शेयर ले लो, ऐसा कह सकता है क्या, नहीं, फिर उसको लॉट साइज में ही बेचना पड़ेगा. तो लॉट साइज कितना है, 50, तो 50 से कम में फिर नहीं बेच सकता, फिर उसको पूरे 50 बेचना है, या 100 या फिर 150, 1 लॉट, 2 लॉट्स, 3 लॉट्स, ऐसे बेच सकता है. Then market maker shall not buy the shares from the promoters or persons belonging to promoter group or any person who has acquired shares from such promoter or person belonging to promoter group during the compulsory market making period laid down under sub regulation 1, यानी 3 साल. तो प्रमोटर लोगों को ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है मार्केट मेकिंग की. तो वो लोग अगर निकलना चाहते हैं तो ये मार्केट मेकर उनके शेयर्स नहीं खरीदेगा, या अगर वो परचेज करना चाहते हैं तो भी मार्केट मेकर उनको नहीं बेचेगा. तो ये जनरल पब्लिक के लिए फैसिलिटी है.
नॉट फॉर द प्रमोटर्स। समझ में आया? कब तक? 3 साल तक। और अगर प्रमोटर ने किसी को बेच दिया, प्रमोटर ने ए को बेचा, फिर ए इधर आया मार्केट में, तो ये मार्केट मेकर जो है वो उससे भी नहीं खरीदेगा। तो उनके शेयर सर्टिफिकेट्स के ऊपर लिखा रहता है ना प्रमोटर, एक वो रहता है स्टैम्प, तो फिर वो वाले शेयर्स ही नहीं खरीदेगा। देन promoters holding shall not be eligible for offering to the market maker under this chapter. लिखा ही है, provided that the promoters holding which is not locked in as per these regulations can be traded with the prior permission of SME exchange in the manner specified by the board. यानी कि excess holding जो रहता है promoters का, minimum promoter holding 20%, उसके ऊपर वाला अगर कुछ है तो वो ट्रेड किया जा सकता है, but not the minimum promoter's contribution. And subject to agreement between the issuer and the merchant bankers, the merchant banker who have the responsibility of market making may be represented on the board of the issuer. वो तो ठीक है, उसका एक आध वो अपने बोर्ड पे अपॉइंट कर देंगे, क्योंकि उसका काम है ना सब चेक करना. He can be made a part of our board of directors. फिर उसके बाद एक गाइडलाइन है, 4th अमेंडमेंट. ये एक अमेंडमेंट आया है जिसमें इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म विच इज व्हाट वी कैन से, तो उसको चेंज किया है. अब इसके पूरे रेगुलेशन चेंज हो गए, तो ये पूरा चैप्टर जो है 10C ये नया बनाया गवर्नमेंट ने. तो इसको एक बार पढ़ने का, रीड वंस, उसमें ज्यादा समझाने लायक नहीं रहता. ये ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म रहता है फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, बिकॉज दे कैन नॉट compete with the big companies on the main exchange, that is Bombay Stock Exchange और National Stock Exchange. और उनको compete करना बहुत डिफिकल्ट जाता है, तो उनके लिए अलग से मैकेनिज्म बनता है. स्मॉल एक्सचेंजेस होते हैं ये, तो उसको एक बार पढ़ने का बाद में छोड़ देने का. बहुत लंबा चौड़ा है, इसमें एक दो पॉइंट समझा देता हूँ. एलिजिबिलिटी से आप देखो यहाँ से, तो थोड़ा बहुत याद रहेगा दिमाग में एग्जाम में जाते वक्त. 106 वाई कहता है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि हु कैन बी लिस्टेड, विच टाइप ऑफ कंपनीज कैन बी लिस्टेड ऑन दिस एक्सचेंज. तो वहां लिखा है कि द फॉलोइंग एंटिटी शैल बी एलिजिबल फॉर लिस्टिंग ऑन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म. एन एंटिटी विच इज इंटेंसिव इन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डेटा एनालिसिस, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और बिजनेस प्लेटफॉर्म्स with substantial value addition, and at least 25% of its pre-issue capital is held by qualified institutional buyers as on the date of filing of the draft information document or draft offer document with the board, as the case may be. यानी 25% शेयर्स जिनके ऑलरेडी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के पास है, तो वो लोग यहाँ पे रजिस्टर हो सकते हैं. बाकी ऐसे बहुत सारी कंडीशंस है उसमें. बेसिकली इंस्टीट्यूशनल बायर्स इसमें इन्वेस्ट करते हैं, जनरल पब्लिक नहीं करती है. एक बार उसको आप पढ़ेंगे, नहीं भी पढ़े तो चलेगा. फिर आता है चैप्टर 11, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑन स्टॉक एक्सचेंज. सिंपल चैप्टर है बिल्कुल. सबसे पहले दिया है इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. The issuer or the issuing company, as the case may be, shall obtain in principle approval from the recognized stock exchange as follows. In case of IPO or an issue of IDR from all the recognized stock exchanges on which the issuer or the issuing company proposes to get its specified securities or IDRs listed. जहां जहां भी हम चाहते हैं, सपोज कि हम चाहते हैं कि 4 एक्सचेंज में लिस्टिंग हो, तो चारों से परमिशन मिल जाना चाहिए. इन प्रिंसिपल अप्रूवल. इन प्रिंसिपल अप्रूवल यानी फाइनल लिस्टिंग नहीं हुआ है, बट दे हैव एग्रीड टू लिस्टिंग, तो उसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल कहते हैं. देन इन केस ऑफ अदर इश्यूज बिफोर इशुएंस ऑफ फर्दर सिक्योरिटीज, यानी एफपीओज जिसको कहते हैं, फर्दर पब्लिक ऑफर्स, तो बिफोर इशुएंस एज फॉलोज. Where the securities are listed only on recognized stock exchanges having nationwide terminal from all such exchanges, यानी BSE और NSE दो ही तो है नेशन वाइड, तो उस पर अगर हमारे लिस्टेड है तो दोनों से फिर अप्रूवल लगेगा.
Then where the securities are not listed on any recognized stock exchange having nationwide terminal, यानी हमारे शेयर्स कोई भी नेशन वाइड टर्मिनल पे अगर लिस्टेड नहीं है तो कहाँ लिस्टेड है? बड़ौदा स्टॉक एक्सचेंज, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, ऐसे लिस्टेड है. तो फिर फ्रॉम ऑल द स्टॉक एक्सचेंजेस ऑन विच द सिक्योरिटीज ऑफ द इशूअर आर प्रपोज्ड टू बी लिस्टेड. तो अब जब हम आईपीओ यानी फर्दर पब्लिक ऑफर लाएंगे तो अभी क्या है कि नेशन वाइड टर्मिनल्स पे लिस्टिंग कंपलसरी है, तो एक तो अपने को कम से कम अप्लाई करना ही पड़ेगा, और उसके अलावा जहां जहां भी हम अप्लाई करेंगे प्रपोज टू बी लिस्टेड, उनसे अप्रूवल लाना पड़ेगा. Then where the securities are listed on recognized stock exchanges having nationwide terminals as well nationwide पे भी listed है और recognized stock exchange जो nationwide नहीं है उस पे भी listed है, तो फिर all recognized exchanges having nationwide terminal, जिनका nationwide terminal है उनसे तो अप्रूवल लेना ही पड़ेगा, जो बाकी है उनसे नहीं लिया तो चलेगा. तो तीन सिचुएशन है, सिर्फ नेशनवाइड पे है तो उन सब से, सिर्फ लोकल स्टॉक एक्सचेंजेस पे है तो फिर जहां प्रपोज हम कर रहे हैं उनसे, और दोनों में भी है तो जो नेशनवाइड टर्मिनल्स वाले हैं उनसे अप्रूवल लाना जरूरी है. ओके, सिंपल. फिर एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग. द इशूअर और द इशूइंग कंपनी एज द केस मे बी शैल कंप्लीट द प्री रिक्विजिट फॉर्मेलिटीज, प्री लिस्टिंग फॉर्मेलिटीज within the timelines specified by the board from time to time. The issuer or the issuing company as the case may be shall make an application for listing within 20 days from the date of allotment. तो पहले इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेके आना पड़ता है. कब? जब प्रोस्पेक्टस हम बनाते हैं तब, और फिर जब अलॉटमेंट हो जाएगा तो उसके 20 दिनों के अंदर अंदर हमें लिस्टिंग करवा लेने का है, एक्चुअल लिस्टिंग हो जाना चाहिए. तो उसके लिए मेक एन एप्लीकेशन विद इन 20 days ऑफ अलॉटमेंट टू वन और मोर स्टॉक एक्सचेंजेस along with the documents specified by the exchanges from time to time. In case of delay in making the application for listing beyond 20 days from the date of allotment, the issuer or the issuing company as the case may be shall pay penal interest to allottees for each day. जितने allottees है उनको penal interest देना पड़ेगा for each day of delay at the rate of 10% per annum from the expiry of 30 days till the date of actual listing. यानी अगर हमने 20 दिन में नहीं किया तो उसके बाद और 10 दिन दिया है, देखो इंटरेस्ट जो है वो 30 दिन के बाद शुरू होगा, तो 10 दिन का यू कैन से इज अ गैप. 20 दिन तो नॉर्मली एप्लीकेशन करने का, लेकिन नहीं भी किया, मान लो 22वें दिन को किया तो चलेगा, बच गया. लेकिन अगर 30th डे तक भी नहीं हुआ तो फिर इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा. अलॉटीज को इंटरेस्ट देना पड़ेगा एट 10% पर एनम. Then in the event of non-receipt of listing permission from the exchanges by the issuer or the issuing company as the case may be, or withdrawal of observation letter issued by the board wherever applicable, the security shall not be eligible for listing and the issuer or the issuing company as the case may be shall be liable to refund the subscription monies. सबको पैसा वापस करना है and to respective allottees along with 10% per annum interest. 10% से इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और सबका पैसा वापस करने का है, रिफंड. फिर लिस्टिंग एग्रीमेंट है. एवरी इशूअर और द इशूइंग कंपनी डिजायरस ऑफ लिस्टिंग सिक्योरिटीज ऑन द एक्सचेंज शैल एग्जीक्यूट अ लिस्टिंग एग्रीमेंट विद द एक्सचेंज. तो लिस्टिंग करवाने का मतलब क्या है? लिस्टिंग एग्रीमेंट को साइन करना पड़ेगा. And the issuer or the issuing company which has previously entered into agreement with the exchange to list its security shall execute a fresh listing agreement with such exchange within 6 months of the date of notification. And obligation of exchange दिया है. The stock exchanges shall grant in principle approval and list of securities or reject the application for in principle approval or listing by the issuer or issuing company as the case may be within 30 days from the later of the following days. 30 दिन के अंदर अंदर या तो इन प्रिंसिपल अप्रूवल देना चाहिए या लिस्टिंग देना चाहिए या रिजेक्शन देना चाहिए. किसका रिजेक्शन? इन प्रिंसिपल अप्रूवल का रिजेक्शन या लिस्टिंग का रिजेक्शन. तो दो चीज है, शैल ग्रांट इन प्रिंसिपल अप्रूवल और लिस्टिंग, या फिर रिजेक्ट भी क्या? इन प्रिंसिपल अप्रूवल और लिस्टिंग विद इन 30 days. कहां से 30 days?
the date of receipt of application for in principle approval or listing from the issuer or the issuing company, or the date of receipt of satisfactory reply from the issuer or the issuing company, as the case may be, in cases where the stock exchanges has sought any clarification from them. अगर एक्सचेंज ने क्लैरिफिकेशन मंगाया है तो जब क्लैरिफिकेशन का रिप्लाई आ जाएगा वहां से फिर अपन 30 डेज देखेंगे, और अगर ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मंगाया है तो फिर एप्लीकेशन से 30 दिन देखे जाएंगे. तो 30 डेज में उनको डिसाइड कर लेना है कि लिस्टिंग देना है या नहीं देना, इन प्रिंसिपल अप्रूवल देना है या नहीं देना. ऐसा है. और फिर मिसलिनियस जैसे लास्ट में डायरेक्शंस बाय द बोर्ड, इसमें कुछ नहीं है, एक बार पढ़ लेते उसको कि विदाउट प्रेजुडिस टू द पावर्स ऑफ ऑल दीज रेगुलेशंस, जो भी है, द बोर्ड में ईदर सुमोटो or on receipt of information or on completion or pendency of any inspection, inquiry or investigation in the interest of investors or security markets issues such directions or orders as it may deem fit, including any or all of the following. किस किस तरह के डायरेक्शंस वो इशू कर सकते हैं वो देखो. नंबर 1, डायरेक्टिंग द पर्सन्स कंसर्न नॉट टू एक्सेस द सिक्योरिटी मार्केट फॉर स्पेसिफाइड पीरियड. इसको कहते हैं डीबार्ड फ्रॉम एक्सेसिंग सिक्योरिटी मार्केट्स. किसी पर्सन को डीबार किया जा सकता है. या फिर डायरेक्टिंग द पर्सन कंसर्न टू सेल और डाइवेस्ट द सिक्योरिटीज. ये इलीगल सिक्योरिटीज अगर टेक ओवर किए हैं तो उसको सेल करने का बोलेंगे, सेल या डाइवेस्ट यानी बेचो इसको. और एनी अदर डायरेक्शन which the board may deem fit and proper in the circumstance of the case. Simple. Provided that the board shall either before or after issuing such direction or order give a reasonable opportunity of being heard to the person concerned, and provided further that if any interim direction or order is required to be issued, the board may give post decisional hearing to the person concerned. Interim direction यानी कि जो टाइम बीइंग के लिए रहता है, पहले हम दे देंगे, उसके बाद भी फिर उसको अपन हियरिंग का अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं.